हाय गाइस, ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं नेहा उस्टवाल और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन विद्यालय में। सो गाइस, बात करेंगे आज के इस नए सेशन के बारे में और आपको मैं याद दिला दूं कि आज के सेशन में हम लोगों ने कंडक्ट करना है एक आपका लाइव टेस्ट। बात करेंगे लाइव टेस्ट के बारे में जो आपका पूरा बेस्ड होने वाला है आपके जीव विज्ञान पर, यानी कि बायोलॉजी पर। होपफुली आप लोगों ने अपनी तैयारी करी होगी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टेस्ट हम लोग यहाँ पर कंडक्ट करने वाले हैं। सो आज एनालाइज करेंगे, आज देखेंगे कि किसकी कितनी तैयारी है, कौन कितने पानी में है, कितने कितना अच्छे से रिवीजन किया है और कितना आप लोगों ने अच्छे से कंसेप्ट को समझा है। सो आप लोगों के पास क्वेश्चंस आएंगे, बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश में। आप लोगों ने उसको आराम से टैकल करके समझ के ना मुझे आंसर्स करने हैं। सो गाइज, यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले तो और ज्यादा बहुत ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर लेना है। तो आप क्या करेंगे, कनेक्शन के लिए एक बार आप पूरे के पूरे लिंक को शेयर कर दें सो दैट टेस्ट को कंडक्ट कराने में, क्वेश्चंस को करने में ना और ज्यादा मजा आएगा, है ना। तो जल्दी से एक बार आप लोग लिंक को शेयर कर दें और शेयरिंग बढ़ाने के साथ ही हम शुरू करेंगे आपका आज का टेस्ट पहले क्वेश्चन के साथ में। अच्छा, पता नहीं था भाई, ऐसा नहीं है, मैंने पहले अनाउंस किया था आपको कि टेस्ट यहाँ पर हम करने वाले हैं मंडे। सो आप लोगों को तैयारी देखो कर लेनी चाहिए थी बिल्कुल अच्छे से, है ना। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर टेस्ट के नाम पे आपके बिल्कुल अलग क्वेश्चंस आने वाले, तो ऐसा नहीं है। जितना प्रैक्टिस मैंने आपको कराई है उसी प्रैक्टिस में से, उसी क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस मैं आज लेकर आई हूँ। आज पता तो चलेगा कि आपको कितना क्लियर हो चुका है, कितने आपको चीजें याद है, कितना आप लोगों ने समझा है ना। तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, ट्राई करके देखना आज, ठीक है। जिन लोगों की तैयारी नहीं है कोई बात नहीं, सो के आज तैयार थोड़ा आप लोगों ने ट्राई करना, ट्राई करके देखो कि आप कितना स्कोर कर पाते हो, ठीक है। और जितनी भी कमी रह जाती है उसको आप लोगों ने थोड़ा नेक्स्ट टाइम के लिए कवर अप कर लेना है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन के साथ में। देखिए आपके आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन। सो गाइस, क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ना, जितना क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा उसका आंसर करने में आपको उतनी ही हेल्प होगी, ठीक है। पूरा ट्राई करना पूरे मन से। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इज। जो किडनी होती है जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, वृक्क बोलते हैं, तो उसका मुख्य कार्य क्या होता है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान से इसके ऑप्शंस को एक बार पढ़ लेना है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करती है, या शरीर के तापमान को कंट्रोल करने का काम करती है, रक्तदाब यानी कि बीपी को कंट्रोल करती है, या फिर ये हमारा पाचन क्रिया डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करती है। तो आप खुद सोचें किडनी क्या काम करती है, सोच कर और मुझे आंसर बता दें। यहाँ पर देखिए काफी लोगों ने मुझे आंसर्स भी करने स्टार्ट कर दिए हैं। क्वेश्चंस कितने हैं देखो, यहाँ मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी, देखते हैं कि हम लोग कितने क्वेश्चंस कंडक्ट कर पाते हैं आज के सेशन में। एंड गाइस देखो, आप सभी की तरफ से बेसिकली एक ही आंसर आ रहा है और वो आप लोग बता रहे हो मुझे बेसिकली ऑप्शन नंबर ए। बट मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, किडनी से रिलेटेड आप लोगों ने जो मुझे ऑप्शन नंबर ए बताया है, यानी कि वेस्ट पदार्थों का उत्सर्जन, ठीक है। वेस्ट पदार्थों का उत्सर्जन किडनी के अलावा और बहुत सारी चीजों के द्वारा होता है। ध्यान रखना, किडनी तो यहाँ काम करती ही करती है ना, किडनी काम करेगी करेगी। किडनी के अलावा हमारी स्किन में तो काम करती है। कुछ वेस्ट चीजें ऐसी होती है जो हमारे स्किन के द्वारा भी तो बाहर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग, है ना। भाई स्वेटिंग क्यों होती है बॉडी पे, जो छोटे छोटे हमारी बॉडी के ऊपर पोर्स होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, जितना भी वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। तो स्किन के अलावा आप लोगों ने यहाँ किडनी भी याद रखनी है। सो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर सही आंसर के बारे में, तो आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर मार्क करना है। बी आप लोगों ने मार्क करना है क्योंकि यहाँ बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जो काम करती है वो किडनी काम करती है। तो आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी मार्क करना है। इस हिसाब से आप लोग चेक कर लें कि आपका आंसर ठीक है या फिर आपका आंसर गलत है, ठीक है। एक बार चेक कर लें आप लोग। हाँ देखो, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए और बी को लेकर ही कंफ्यूज हो सकते हैं। सो आज से आप लोगों ने याद रखना है, जो मेन फंक्शन होता है किडनी का वो होता है हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ठीक है, ना कि सिर्फ वेस्ट को बाहर निकालना। क्लियर है, याद रहेगा अच्छे से, कोई बात नहीं। पहला आंसर गलत हो गया, आपका नंबर थोड़ा सा कम चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं आने वाले अपकमिंग क्वेश्चंस में मे बी आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर लें। चलो बात करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सो गाइज, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। यहाँ ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन आपकी सीरीज में आया है। और क्वेश्चन ये कहता है हीमोग्लोबिन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है। ऑप्शंस आर क्लोरीन होता है, आयरन यानी कि लोहा होता है, सोडियम होता है, या पोटेशियम होता है। अब फटाफट से ट्राई करो, मैं आपको कुछ टाइम दे रही हूँ यहाँ ट्राई करने के लिए।
इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए कि हीमोग्लोबिन का मेन कंपोनेंट कौन सा कहलाता है। होपफुली आप लोग मुझे बहुत सही आंसर कर सकते हो यहाँ पर, है ना। हाँ जी, रवि शर्मा जी अभी पहले क्वेश्चन पे ही अटके हुए हैं। सर थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए देखा यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मुझे सही आंसर बताया है। हाँ बिल्कुल सही आंसर बताया, मैं आपको बिल्कुल भी डाउट में नहीं रखूंगी। आप लोगों ने आयरन ही मार्क करना है, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या बताता है कि आप को याद ये रखना है कि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है मेन कंपोनेंट। याद रहेगा ना अच्छे से कि लौह तत्व यानी कि आयरन एलिमेंट इन अवर बॉडी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने मार्क किया सब अपने को +1 स्कोर दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों का स्टार्ट हो गया स्कोर बढ़ना। देखते हैं कि आने वाले क्वेश्चन में आपका और कितना स्कोर बेहतर होता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अचानक से देखो आप लोगों ने यहाँ पर हाँ जी सेटिस्फाइड नहीं हुए क्वेश्चन से। हाँ, सेटिस्फाइड क्वेश्चन से कभी आप लोग होते ही नहीं हो, क्योंकि क्वेश्चन कभी सेटिस्फाई करने लायक नहीं होते हैं। आप लोगों ने ऑप्शन से सेटिस्फाई होना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऑप्शंस आर वर्टिब्रे होती है, स्टेप्स होती है, मेटाकार्पस होने वाली है, या आप लोगों ने मार्क करना है यहाँ पर फ्लेंजेस को। सो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में से आप लोगों ने बहुत ही आराम से ना समझ के टैकल करके मुझे आंसर्स करने ट्राई कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर। कौशल शर्मा जी, चलिए सर गुड आफ्टरनून, फटाफट से आप लोग भी ट्राई करिए पूरे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। एंड गाइस देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि कंपटीशन आपको थोड़ा सा बढ़ाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप खुद और बेहतर करना चाहते हो, है ना, जनरल साइंस में, तो आप लोगों को थोड़ा सा अपना कंपटीशन बढ़ाना पड़ेगा। और कंपटीशन बढ़ेगा कैसे? ज्यादा लोगों को कनेक्ट करके, सिंपल सा फंडा है ना। तो शेयरिंग करते रहा करो लिंक की, और क्वेश्चंस को भी आप लोगों ने करते रहना है। जैसे आप लोगों ने मुझे आंसर्स यहाँ पर देने स्टार्ट कर दिए, और कुछ इंटेलिजेंट लोग हैं, स्मार्ट हैं, ओवर स्मार्ट है, जिन लोगों ने मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर बताना शुरू कर दिया। लेकिन फिलहाल याद रखो, मैं आपसे कभी यहाँ पर सबसे बड़ी हड्डी के बारे में क्वेश्चन पुटअप कर ही नहीं रही हूँ। जितना पूछा गया है ना उतना आप लोगों ने आंसर्स करना। तो यहाँ पर आप लोगों ने जाना ऑप्शन नंबर बी के साथ। स्टेप से कहाँ मिलती है? कानों के अंदर मिलती है। संख्या में कितनी होती है? 2 होती है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। इतना तो याद होगा ना, बिल्कुल याद अच्छे से। ऑप्शन नंबर आप लोगों ने बी को मार्क कर लेना, स्टेप्स। चलिए देन मूव करें आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। आज देखते हैं किसका कितना स्कोर बनता है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, है ना। देखिए क्वेश्चन आपसे बोला गया है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। जब हमारी बॉडी के अंदर बोन्स बनती हैं और दांत बनते हैं, तो इनको बनने में ऐसे कौन से मुख्य घटक हैं जो कि यूज किए जाते हैं या फिर जिनका उपयोग होता है। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, आयरन होता है, या फिर यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑप्शन नंबर ए और बी जो है वो दोनों ही ठीक है। ठीक है, अब सोचो और ट्राई करो। गौतम कुमार जी को मैथ में मजा आता है। अगर सर आप थोड़ा सा ध्यान साइंस में लगाएंगे ना मैथ्स के साथ साथ, तो आपको साइंस में भी मजा आना लगेगा। अगर आप यही सोचोगे कि सिर्फ मैथ्स इंटरेस्टिंग है, तो आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा इंटरेस्टिंग। बट ध्यान रखो, मैथ्स के साथ साथ साइंस भी आपको स्कोर कराने वाला है। तो जो चीज स्कोर कराने वाली है आप उसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। थोड़ा सा मन लगाओगे तो अपने आप आपको अच्छा लगना लगेगा, और वो भी वो चीज जो आप खुद के बारे में पढ़ते हो, खुद की बॉडीज के बारे में पढ़ते हो। इंटरेस्टिंग तो होंगी ही, है ना। चलिए, काफी लोगों ने मुझे आंसर स्टार्ट कर दिए देने। गुड, वेरी गुड। चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं बता दूं अपनी तरफ से कि आप लोगों ने जाना ऑप्शन नंबर डी के साथ, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ कैल्शियम एंड ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ फास्फोरस। बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर अवर बोन्स एंड अवर टीथ। ठीक है, फॉर्मेशन होना और उनको स्ट्रेंथ प्रदान करना, उनको एक तरह से शक्ति प्रदान करना, है ना। वो हार्ड कैसे बन पाते हैं? तो फास्फोरस की वजह से। ठीक है, चलो आप लोगों ने स्कोर दे लिया खुद को। देखो आप लोगों ने स्कोर करते रहना है। ठीक है, आपके जितने आंसर्स ठीक होते हैं आप लोगों ने +1 करते रहना, और जितने गलत होते हैं, ठीक है, आप लोगों ने उसके लिए खुद को 0 मार्क देना। फिलहाल मैं आपके लिए नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं रख रही हूँ, तो देखेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन आप लोगों ने कितना कितना स्कोर किया। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। गाइस हैव अ लुक, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, और पूछा गया है विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल एक्सेप्टर। कौन सा
रक्त समूह होता है जिसको सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है? ऑप्शंस आर, ए ब्लड ग्रुप होता है, बी होता है, ए बी ग्रुप को कहा जाता है, या फिर ओ ग्रुप को बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। नाउ यू गाइस कैन ट्राई करिए और मुझे अपने कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या होने वाला इस गिवन क्वेश्चन का। फास्फोरस की वजह से हड्डियां चमकती हैं। हाँ, स्ट्रेंथ भी होती है और उसके अंदर जो थोड़ा सा एक मतलब एक तरह से शाइनी नहीं बोल सकते, बट हाँ जो थोड़ा सा हल्का सा फ्लरिश होती है वो फास्फोरस की वजह से ही होती है, बिल्कुल होती है। चलिए, काफी लोगों ने मुझे आंसर्स स्टार्ट कर दिए हैं और बहुत सारे लोगों ने आंसर्स जो दिए हैं सही दिए हैं। गुड। चलिए भाई, सभी ने आंसर देने स्टार्ट कर दिए, तो मैं आपको बता दूं करेक्ट आंसर क्या होगा। टैली कर लेते हैं ना, टैली करते हैं सही आंसर से। आप लोगों ने मार्क करना है यहाँ पर ए बी ग्रुप। कौन सा वाला ग्रुप है? ए बी ग्रुप है, ठीक है। ए बी आप लोगों ने यहाँ पर मार्क कर लेना इस क्वेश्चन के लिए। एंड एक चीज और ध्यान रखना, अगर यहाँ पर ये इसके ऑप्शंस बदल देता, यानी कि वो ऑप्शंस देता ए बी सी और डी में से, फॉर एग्जाम्पल्स वो देता ऑप्शंस किस तरह से, देखो ऐसे देता ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। गाइज अब सोचो, देखो टेस्ट के बीच में मैं आपको ये चीज करा रही हूं, लेकिन जरूरी है। अगर वो ये 4 ऑप्शन देता और तब पूछता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर, इन 4 में से कौन सा ऐसा समूह है जिसको सर्वग्राही का नाम दिया जाता है, तब आप लोगों ने याद रखना है कि ए बी तो आपको याद है, तो या तो ए हो सकता है या डी हो सकता है। सही कौन सा होगा, तो आप लोगों ने जाना है ए बी पॉजिटिव के साथ, ठीक है। तो अगर वो ए बी ग्रुप में भी उसको डिवाइड कर देता है उनके एंटीजेंस के हिसाब से कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देन यू गाइस विल गो विद द ए बी पॉजिटिव। याद रहेगा अच्छे से, इसको नोट करते चलना अपनी नोटबुक में। देखो आप लोग जब भी पढ़ाई करने बैठते हो या फिर जब भी आप क्लासेस को अटेंड करने बैठते हो ना, इस पूरे के पूरे चैनल की, तो ध्यान रखा करो अपने साथ में हमेशा एक नोटबुक लेके बैठा करो। जैसे अभी टेस्ट कर रहे हैं ना, तो टेस्ट में भी हेल्प करेगा और डेली क्लास में भी हेल्प करेगी वो नोट्स, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा, है ना। आप लोग वैसे बहुत स्मार्ट हैं, तो स्मार्टनेस को आगे बढ़ाएं। चलिए बढ़ेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए पूछा गया है विच ऑफ द पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्न में से ऐसा कौन सा समूह है या युग्म है या पेयर है, कुछ भी कह लो, जो कि सही तरीके से मैच्ड नहीं है, सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस देखिए, विटामिन ए, यानी कि शुरू में दिए हैं विटामिन के टाइप और यहाँ पर दिए उनके केमिकल नेम। तो पहले में लिखा है कि विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। अब खुद सोचो क्या ये ठीक है या फिर ये गलत है, ठीक है। सेकंड में लिखा विटामिन सी के साथ एब्सकॉर्बिक एसिड, थर्ड में लिखा विटामिन बी के साथ थायामिन, एंड लास्ट में लिखा विटामिन के के साथ टोकोफेरोल। नाउ आप लोगों ने याद करना है कि यहाँ पर किस विटामिन का केमिकल नेम सही लिखा है और कौन सा सही नहीं लिखा है, ठीक है। तो जो सही नहीं लिखा आप लोगों ने वो मार्क करना है। और एक चीज और याद दिला दूं आपको, कभी भी क्वेश्चन में आपको ना ऐसे वर्ड्स लिखे दिखते हैं कि नोट, है ना, या फिर एक्सेप्ट, ठीक है, या फिर रॉन्ग, तो आपने ऐसे वर्ड्स पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ये मत सोचना है कि जल्दी जल्दी में पढ़ते हुए आप लोगों ने कुछ भी वहां पर मार्क कर लेना है। ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में कि आपको आंसर तो पता होता है, समझ में आ जाता है आपको क्वेश्चन, लेकिन उसने क्या पूछा है आप उसके जस्ट उल्टा वहां पर आंसर कर आते हो। तो इसलिए कहीं पर अगर नॉट लिखा है, एक्सेप्ट लिखा है या फिर रॉन्ग लिखा है कि गलत पूछा गया हो या फिर ये पूछा गया हो कि कौन सी चीज नहीं है वहां पे, तो उन पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। चलो वेल, आप लोगों ने मुझे आंसर्स करने स्टार्ट तो कर दिए, बिल्कुल। अच्छा, प्रदीप सैनी जी, चटक मटक के पाए लागू। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने मार्क किया, बिल्कुल किया है। हाँ देखो, एग्जाम के लेवल के ही क्वेश्चन अभी आप लोगों ने देखना है। धीरे धीरे आपका लेवल जो है वो बढ़ने वाला है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, लेवल आपका बढ़ेगा ही डे बाय डे, है ना। देखो शुरुआत में अगर मैं आपको पहले ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लाके दे दूंगी तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है ना वो तो घबरा जाते हैं कि आज का जो क्वेश्चंस का सेशन है वो बड़ा ही टफ होने वाला है। वो पहले ही क्वेश्चंस को स्किप करना छोड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से, चलेंगे धीरे धीरे आपके अप लेवल की तरफ, है ना, हाई लेवल की तरफ।
चलिए भाई, तो आप लोगों ने आंसर कर दी, प्रदीप सैनी जी। ओके, देखो यहाँ पर आप लोगों ने जाना है विटामिन के लिए, क्योंकि विटामिन के का जो एक्चुअल नेम है वो क्या होता है, अगर आपको पता है तो फटाफट से मुझे बताइए अपने कमेंट बॉक्स में, क्योंकि टोकोफेरोल तो बिल्कुल नहीं होता, ये जो पेयर है ये गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है ना। तो आप लोग मुझे बताइए कि विटामिन के का एक्चुअली में केमिकल नेम क्या होता है। यू हैव योर कमेंट बॉक्स, शुरू हो जाइए, जल्दी बताइए मुझे। लाइट ऑफ एशिया बुद्धा जी, आप नए हैं हमारे चैनल पे। ओके सर, वेलकम वेलकम आपका। तो एक बार आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको याद रहेगा कि आने वाली क्लासेस कब कंडक्ट होने वाली है, तो आप लोग अटेंड कर पाओगे क्लासेस को, है ना। और एक बार लिंक जो है उसको शेयर कर देना है। ओके, हाँ जी, देखो चलो, अभी मुझे बताया है सुधीर जी ने, गोपाल जी ने, धर्मपाल जी ने कि विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या होता है। प्रेम जी ने बताया है, राम अवतार बता रहे हैं मुझे, चलो देवानंद बता रहे हैं, यानी कि इन लोगों को पता है। गुड, वेरी गुड। चलिए फिर आगे चलें, आपके अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस टिश्यू। कौन सा ऊतक है जिसको हम चेतना ऊतक के नाम से भी जानते हैं। लेट्स सी आपको कितना याद है इसके बारे में। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं कि एपिथेलियम होता है, नर्व होता है, मस्कुलर होता है, या ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे होते हैं। ट्राई करिए इस क्वेश्चन के लिए। चलिए गाइज जल्दी ट्राई करिए, है ना, टाइम आप लोगों ने कम से कम लेना है, मुझे जल्दी से जल्दी आप लोगों ने आंसर्स करके बताने हैं। गोपाल जी को याद है विटामिन के लिए पूरा स्टेटमेंट है, रथ पर एक टॉफी। वेल आप लोगों ने इस क्वेश्चन का जो मुझे आंसर बताया है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, आप लोगों के आंसर के बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। देखो अभी किसी ने मुझे सही आंसर नहीं दिया है, किसी ने भी नहीं अभी तक भी। भाई कॉन्शियसनेस टिश्यू आप लोगों ने याद करना है ना, कौन सा बताया था मैंने आपको। क्लास कितने बजे होती है मुंजन कुमार जी? सर क्लास होती है मंडे टू सैटरडे दोपहर को डेली 2 बजे, ठीक है। दीपू जी, अगर आपको विज्ञान में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो भाई आप फिर से विज्ञान को पढ़ें। देखो जो चीज नहीं आती है उसको आपको दोबारा से ट्राई करना चाहिए, है ना। तो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। आप लोगों ने मार्क करना ऑप्शन नंबर ए, एपिथेलियम। ये जो उपकला नाम के ऊतक होते हैं ये कॉन्शियसनेस टिश्यूज कहलाते हैं, जो कि मुझे कहीं से भी आंसर नहीं आया आज। हाँ चलो, फाइनली प्रवीण त्रिपाठी ने मुझे आंसर करके बताया है, फाइनली गुड। और शिवम जी भी मुझे बता रहे हैं, बट काफी देर से बता रहे हैं। देखो ये आंसर्स पहले आने चाहिए थे, ठीक है। चलो आप लोगों ने मार्क कर लिया, सब लोगों ने इसको मार्क अगर कर लिया तो मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आप लोगों ने अपने इसको स्कोर कर लिया होगा कि आप लोगों ने इसको पॉजिटिव लिया है या फिर 0 आप लोगों ने यहाँ पर लिया है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है नाइट्रोजन एमिशन आर फाउंड इन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। जो अमोनिया का जो नाइट्रोजन का उत्सर्जीकरण होता है ना, बाहर निकलता है, ठीक है, वो कौन से पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शंस आर अमोनिया की फॉर्म में होता है, पोटेशियम की फॉर्म में होता है, सल्फेट की फॉर्म में होता है, या यूरिया की फॉर्म में होता है। अब आप खुद सोचें कि इन 4 में से किस फॉर्म में नाइट्रोजन मैक्सिमम अमाउंट में बाहर निकलता है। बताइए, सोचिए और मुझे आंसर करके जल्दी से बताइए। अच्छा, पांडे जी ने मुझे बहुत पहले बताया था आंसर, देन सर सॉरी मे बी मैंने ध्यान नहीं दिया, है ना, पता नहीं चल पाया होगा। एंड आप लोगों ने फिलहाल इसके आंसर्स करने स्टार्ट कर देना है ना। नाइट्रोजन के लिए मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ द लोगों का आंसर इस बार ठीक है, सही आंसर। यानी कि ये क्वेश्चन मैं सिंपल समझ के चलूं आप लोगों के लिए, आपको ये सिंपल लगा है ना, क्योंकि आप लोगों ने मुझे मार्क करके बताया ऑप्शन नंबर डी, यूरिया, ठीक है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को मार्क किया, आप सभी खुद को +1 स्कोर दे सकते हैं। जल्दी से स्कोर करिए और फिर आगे चलेंगे। पांडे जी मुझे बता रहे हैं कि यूरिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। सर ने बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया, सही बताया, वेरी गुड। चलिए देन मूव करें आगे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन वर्टिब्रेट। जो हमारी कशेरुक दंड होती है, जिसको हम बोलते हैं मेरु रज्जा या फिर स्पाइनल कोड,
इसमें हड्डियों की कुल संख्या कितनी पाई जाती है? ऑप्शंस देखिए, 63 होती है, 52 होती है, 42 होती है या फिर 33 होती है। सो गाइस, ये चीज मैं आपको बता चुकी हूं जब मैंने आपको पूरा का पूरा स्केलेटन सिस्टम समझाया था कि कंकाल तंत्र के हिसाब से हमारी बॉडी में जो वर्टिब्रेट्स होती है कितनी संख्या में होती है और कहां पर होती है। मैंने आपको इसका डायग्राम भी शो कराया था, होपफुली आपको याद होगा। याद अगर है तो फटाफट से मुझे बता दो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। काफी लोगों की तरफ से मुझे आंसर्स तो आने स्टार्ट हो गए और मैक्सिमम लोग आंसर सही कर रहे हैं। होपफुली आपका स्कोर अच्छा रहा आज का, है ना। चलिए बात करें 33 मार्क कर दो 33 को। देखिए मार्क कर देते हैं 33 यानी कि 33 को, तो 33 ही है जो कि संख्या में होती है हमारी बॉडी के अंदर कशेरुक दंड, ठीक है। और बहुत छोटी छोटी होती हैं जिसको पूरा मिला के हम क्या कहते हैं, हमारी पूरी की पूरी स्पाइनल कोड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। चलिए तो स्कोर कर ले खुद को, फिर चलेंगे आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी क्या बोलते हैं इसको, स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी, बिल्कुल सही सर। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, देखते हैं कितने लोगों को जानकारी है इसके बारे में। इन विच ऑर्गन डज गैस एक्सचेंज अकर इन द बॉडी। अगर हम बात करते हैं कि शरीर में गैसों का विनिमय यानी कि गैस एक्सचेंज किस अंग में होता है, कौन सा ऑर्गन है जहां जिसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन आर नेजल कैविटी होती है, लंग होता है, हार्ट होगा और आर्टरी होगा जिसको हिंदी में बोलते हैं धमनियां। सो गाइस ट्राई कीजिए और बताइए मुझे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आज क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि मुझे सपने आ गए थे कि आप लोगों ने तैयारी नहीं करी है ना। अगर तैयारी होती तो मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा और अच्छे लेवल का बनाती आप लोगों के लिए। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं सेकंड वाले टेस्ट में आपका कितना अच्छा स्कोर रहता है। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी कि आप लोग घूम जाओगे, है ना। तो लंग इज द राइट आंसर। अच्छा चलो देखते हैं, सूर्यकांत जी बता रहे हैं कि लंग होगा यानी कि फेफड़े होंगे, गुलाब जी बता रहे हैं आर्टरी होगा। लेट्स सी किसका क्या आंसर ठीक है किसका गलत है। ध्यान दीजिए, अगर मैं गैसेस के एक्सचेंज के बारे में बातचीत करती हूं तो हम कौन सी गैसेस का एक्सचेंज करते हैं सबको पता होना चाहिए। ये रहा चिंटू, है ना भाई, चिंटू हमारी तरह है तो अगर वो क्या करेगा, देखो दिखने में हमारी तरह नहीं है बट हमने इसको माना ना कि ये ह्यूमन है, तो अगर ये ह्यूमन है तो दो ही गैस का एक्सचेंज करेगा। कौन सी गैस है, O2 को तो ये रिसीव करेगा अपनी बॉडी के अंदर, है ना, ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा और CO2 को बाहर निकालेगा। तो यही दो गैसेस हैं जिनका एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब कौन सा बॉडी पार्ट काम करता है तो ध्यान देना, नेजल कैविटी क्या करती है, ये एक पैसेज प्रोवाइड करती है गैसेस को आने और जाने के लिए, ठीक है। जो एक्चुअली में एक्सचेंज होता है वो होता है हमारे फेफड़ों के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर, ठीक। तो आप लोगों ने मार्क करना ऑप्शन नंबर बी को। सो गाइस आप अकॉर्डिंगली अपने को स्कोर दे सकते हो, ठीक है। दीपू पासवान जी, सर आपको अगर साइंस को लेके बहुत ही ज्यादा ही प्रॉब्लम है, नहीं आपको समझ में आता है, आपको नहीं बिल्कुल क्लियर होती हैं चीजें, तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ ना कि यहाँ पर देखो क्रैश कोर्स आने वाला है। आपको पढ़ने से मतलब है ना, डजंट मैटर कि कौन सा कोर्स है या फिर क्या चल रहा है ना, पढ़ना है ना, आपको विज्ञान अपना क्लियर करना है हर एक पेपर के लिए। तो जाके उस कोर्स को एक बार खरीदें, उस कोर्स को खरीदोगे तो वहां पर आप वापस से पूरा साइंस आपका, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी खत्म करना मेरे साथ। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी आपको कि आपको चीजें क्लियर होने लगेंगी, है ना। लेकिन आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ साथ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना कि ताली जो है वो एक हाथ से बिल्कुल नहीं बजती है, दो हाथ चाहिए। तो एक हाथ मेरा और एक हाथ आपका, तभी क्या होगा, मैं आपको आगे लेकर जा सकती हूँ आपके फील्ड में, है ना, विज्ञान में। ओके अच्छा, चिंटू बड़ा हो गया है, मुझे तो पता भी नहीं चला, मुझे लगा चिंटू छोटा ही है तब से। फिलहाल आप लोगों ने मार्क कर लिया लंग को, ठीक है। चिंटू को छोटा ही रहने देते हैं, जब तक छोटा है तभी तक अच्छा है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड पार्टिकल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स। जो लाल रुधिर कणिकाएं बनती हैं, इनका बनना या इनका निर्माण कहां पर होता है। ऑप्शंस देखिए, हमारे हार्ट में होता है, रेड बोन मैरो में होता है जिसको बोलते हैं लाल अस्थि मज्जा, लिम्फ में होता है जिसको बोलते हैं लसिका, या फिर होता है येलो बोन मैरो में। चलिए ट्राई कीजिए कि आरबीसीज हमारी बॉडी में कहां पर बनती हैं। ट्राई कीजिए और मुझे बताइए अपना सही आंसर।
एक हाथ से चुटकी बजती है, चुटकी से कौन सा एग्जाम क्रैक कर लोगे, है ना, नहीं होता ना। तो ध्यान रखिए, अगर एग्जाम क्रैक करना है तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो सबसे अलग होगा। अगर सबकी तरह काम करोगे तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा, कुछ तो ऐसा करो जो ऑफ बीट होगा, सब लोगों से अलग, है ना। ओके वेल देन आपके मुझे आंसर्स आने स्टार्ट हो गए। कुछ लोगों ने मुझे सिर्फ बोन मैरो बताया है, बट कौन सा बोन मैरो है, रेड है या येलो है, ये आप लोगों ने डिफाइन नहीं करा, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर हम बात करते हैं लाल रुधिर कोशिकाओं की या कणिकाओं की, तो लाल है ना, रेड है, तो रेड के हिसाब से आप लोगों ने रेड बोन मैरो ही याद रखना है। देन यू गाइज विल गो विद द ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लाल अस्थि मज्जा, याद रहेगा अच्छे से। हाँ जी मुकेश चौहान जी, याद रहेगा सर आपको। चलिए, तो आप लोगों ने अभी खुद को स्कोर कर लेना है, स्कोर करिए और आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। जो अवशोषण होता है खाने का, ये खाने का जो अवशोषण हो रहा है, ये हमारी बॉडी के कौन से पार्ट में होता है, किस अंग में होता है। ऑप्शंस आर लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, लीवर में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, या ईसोफेगस विच इज कॉल्ड ग्रास नली या आहार नली। कहां पर होता है एक्चुअल में खारे के सारे खाने का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन, बताइए। हाँ जी नव्या जी, भाई आपको डीपी अच्छी नहीं लगी चैनल की। मैम देखो, कुछ नया अगर ट्राई नहीं करेंगे तो हम पीछे ही पड़े रहेंगे ना, यानी कि हम पिछली ही बातों पर रहेंगे। तो अगर कुछ नया ट्राई करना है तो कुछ तो मॉडिफिकेशन चाहिए होगा ना, तो थोड़ा सा चिल करो, सब अच्छा है, आपका लोगो भी अच्छा है, आपका चैनल भी अच्छा है और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो मुझे बता रहे हैं काफी लोग आंसर्स कि मैं जाना चाहती हूँ ऑप्शन नंबर किसके साथ, ए बी सी या डी के साथ। देखिए, आप लोगों ने अभी खुद को स्कोर कर लेना सही आंसर के साथ में, तो आप लोगों ने जाना ऑप्शन नंबर सी के साथ, क्योंकि ध्यान रखना स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, जो कि लगभग 33 मीटर के आसपास लंबी होती है, लगभग, है ना, लगभग इतनी मीटर लंबी होती है, तभी हमारी बॉडी के अंदर ये इस तरह से करके बहुत सारे एक तरह से इस तरह से स्पाइरल बना के रहती है हमारे पूरे के पूरे स्टमक में, और इसके अंदर मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है। खाने के अंदर मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है हमारी बॉडी के लिए, है ना, जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सभी के सभी इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ही एब्जॉर्ब होते हैं, और कहाँ मिलते हैं, ब्लड के साथ मिल जाते हैं, और फिर वो पूरा ब्लड कहाँ फैलता है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी में फ्लो करता है। सो वहां से हमें पूरे के पूरे न्यूट्रिशन मिलते रहते हैं, ठीक है, याद रहेगा अच्छे से स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। भाई डीपी चेंज होने पर परेशान होने वाली क्या बात है, आप लोगों को मैटर तो चेंज नहीं हो रहा ना, टीचर्स आपके वही हैं, आपका प्लेटफॉर्म वही है, तो एक डीपी की वजह से आपको खुद को इतना परेशान थोड़ी ना करना है। तो आप लोगों ने आंसर कर लिया, स्कोर कर लिया आप लोगों ने खुद को ना। चलिए आगे चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिसीज इज कॉज्ड बाय इंसुलिन डेफिशिएंसी। अगर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसकी कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है। ऑप्शंस आर एस्थमा होता है, टीबी जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज हो जाती है, या फिर ये तीनों की तीनों हो जाती हैं। सोचिए, अगर इंसुलिन की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाएगी तो हम कौन सी बीमारी से एक तरह से अफेक्ट हो सकते हैं। ट्राई करके बताइए क्वेश्चन नंबर करंट के लिए, ठीक है। डीपी मस्त है, हाँ डीपी बिल्कुल मस्त है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी है, नया लोगो मुझे भी बहुत पसंद आया है। गुलाब सिंह जी बता रहे हैं कि डायबिटीज हो सकती है, और गोपाल जी बता रहे हैं डायबिटीज हो सकती है, राम अवतार भी ऑप्शन नंबर सी को बता रहे हैं। ओके, क्योंकि डायबिटीज जो है ये इतनी कॉमन एक बीमारी हो चुकी है हमारी इंडिया में कि मोस्ट ऑफ द पीपल नोज अबाउट इट कि हाँ डायबिटीज होती है, तो किसकी कमी की वजह से होती है, कौन सी चीज के डिसबैलेंस की वजह से होती है। तो बिल्कुल आप लोगों ने जाना है ऑप्शन नंबर सी के साथ ही, यानी कि डायबिटीज। तो फटाफट से खुद को स्कोर कर लें, प्लस में या माइनस में, ठीक है। सी को लॉक कर दिया बिल्कुल सत्यम जी। ओके गाइस, देन मूव करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइलेरिया ऑल्सो कॉल्ड एलिफेंट फीट इन, यानी कि अगर हम बात करते हैं फाइलेरिया की, जिसे हाथी पांव भी कहते हैं, तो उसमें होता क्या है, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, स्वेलिंग हो जाती है फीट की, ठीक है, या फिर हो सकता है जो टेस्टिकल्स होते हैं उसके बारे में बात होगी। स्वेलिंग कम्स इन अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आप सोचकर बताइए बहुत ध्यान से कि हाथी पांव या एलिफेंट फीट, या जिसको बोलते हैं फाइलेरिया,
इस बीमारी की वजह से क्या क्या हो सकता है बॉडी के साथ में, ठीक है। ट्राई करिए इस क्वेश्चन के लिए। अनिल जी सर वेलकम है। चलिए आप लोग बहुत लेट आए हैं, काफी क्वेश्चंस आपके मिस हो गए। बिकॉज ऑफ डायबिटीज मोस्ट ऑफ द पीपल डाइड, कह सकते हैं ना, काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आज के सिनेरियो में डायबिटीज। और इंडिया को याद रखिएगा, इंडिया में डायबिटीज का इतना ज्यादा मेजर इशू है कि डायबिटिक हब कहलाने लगा है हमारा इंडिया। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें ही काम करने होंगे ना, डायबिटिक हब को दूर करने के लिए। सो गाइज देखिए यहाँ पर आप लोगों ने मार्क कर लिया ऑप्शन नंबर डी को, मैंने आपको बहुत सारा टाइम दे दिया है ऑलरेडी, है ना। डी को मार्क कर लिया, डी को मार्क करें और खुद को स्कोर दे दें, ठीक। फिर मूव करें आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन पूछता है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू टिटेनस डिसीज। अगर ह्यूमन को टिटेनस की बीमारी हो जाती है तो बीमारी की वजह से ह्यूमन का कौन सा बॉडी पार्ट है, ठीक है, कौन सा अंग है मनुष्य का जो कि अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। ऑप्शंस आर नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र, इंटेस्टाइन यानी कि आंतें होती हैं, ब्रीदिंग यानी कि हमारी श्वास नली होती है, या फिर फेफड़े जिसको बोलते हैं लंग्स। सोचिए आंसर आप लोगों ने करना है मुझे बिल्कुल सही सही अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए। गलत हो गया कुछ लोगों का लास्ट क्वेश्चन, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन के बारे में बात करें। नंबरिंग का कुछ करना ही नहीं है ना, देखो मैंने आपसे जो करंट क्वेश्चन पूछा है ना, आप मुझे उसका आंसर दे दे, दैट्स इट, है ना। नंबरिंग के पीछे आप लोगों ने इतना पढ़ना ही नहीं है। ओके जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग मुझे, कौन कौन सा आंसर मुझे यहाँ पर मार्क करना है आप लोगों के लिए। सो गाइस टाइम अप, बहुत टाइम हो गया। अब ध्यान दो, आप लोगों ने मार्क करना ऑप्शन नंबर ए नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो आप लोगों में से जिस भी कैंडिडेट ने ऑप्शन नंबर ए को मार्क किया खुद को स्कोर कर लें +1 के साथ में, और जिन लोगों ने गलत किया है आप लोगों को 0 लेना पड़ेगा इस बार, तो ध्यान रखिए, ठीक है। आप लोगों ने प्लस 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 में ही अपना स्कोर बढ़ाना है आगे, ट्राई आप लोगों ने यही करना है, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, तंत्रिका तंत्र, बिल्कुल। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर एंड पूछता है कि निम्न में से कौन सी बीमारी हेलमिंथस के कारण होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय हेलमिंथस। ऑप्शंस आर डायरिया जिसको बोलते हैं हिंदी में अतिसार, फाइलेरिया हो जाता है, बोथ हो सकते हैं एंड बी, या फिर सारे हो सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। अब सोचो ये किस तरह से इसने आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो कंफ्यूज होना है या नहीं होना वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन के लिए। सो गाइस बहुत सारे आंसर्स आ चुके हैं आप लोगों की तरफ से, सिंपल है बहुत, लेकिन देखो जिन लोगों को नहीं पता होगा ना इसके बारे में, उन लोगों को यही क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा होगा कि हेलमिंथस कौन सी बीमारी होती है, डायरिया में क्या होता है, फाइलेरिया क्या होता है। तो अगर आपको पता है तो आपको इजी लगता है, जिनको नहीं पता है उनको तो टफ ही लगेगा ना। तो सबका देखकर चलना पड़ता है ना, सभी तरह के कैंडिडेट्स के बारे में। सो गाइस फिलहाल आप लोगों ने मार्क करना ऑप्शन नंबर ए को, डायरिया जिसको हिंदी में बोलते हैं अतिसार। ध्यान रखिएगा ये जो डायरिया है ना ये हेलमिंथस की वजह से ही फैलती है, जबकि फाइलेरिया यहाँ पर फैलता है वायरस की वजह से, ठीक है, मेनली रोटा वायरस की वजह से। सो यहाँ पर आप लोगों ने जो आंसर करना है वो आंसर करना ऑप्शन नंबर ए यानी कि डायरिया, ठीक है। चलिए डायरिया मार्क करा आप लोगों ने, अतिसार, ठीक है, ओके गुड। कुछ लोगों ने स्किप कर दिया है, स्किप करने वालों को कितना मार्क मिलेगा, स्किप करने वालों को भी 0 मार्क मिलेगा, ध्यान रखना है ना। चलिए मूव करें आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स सी कि यहाँ मुझे कितने एस्पिरेंट्स जो बिल्कुल सही आंसर करके बताते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। हाउ मेनी न्यूट्रिशंस डू ग्रीन प्लांट्स नीड इन टोटल। अगर हम बात करते हैं हरे पेड़ पौधों के बारे में, तो हरे पेड़ पौधों को कितने तरह के पोषक तत्व चाहिए होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। ऑप्शंस आर 17, 15, 16, 20 और 28। गाइस डू हरी, फटाफट से ट्राई करो इसका आंसर क्या हो सकता है। सत्यम सिंह जी फॉर्मूले करा दे। सर फॉर्मूले किस चीज के करा दें। देखो बायोलॉजी का सेशन है, बायोलॉजी में किसके फॉर्मूले पढ़ना चाहोगे, बायोलॉजी में तो फॉर्मूले आते ही नहीं है। जब आएंगे, जब मुझे लगेगा तो मैं आपको बता दूंगी, है ना। अगर हम बात करेंगे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की,
सो वेल गाइज, आप लोगों की तरफ से आंसर आने स्टार्ट तो हुए, लेकिन काफी कम लोग, जैसे कि रमेश यादव जी ने मुझे सही आंसर दिया है और काफी लोगों के आंसर्स गलत आ रहे हैं। किसी बुक में, हाँ बिल्कुल सही बात है, किसी बुक में आप लोगों ने कुछ पढ़ा तो किसी बुक में आप लोगों ने कुछ पढ़ा। कंफ्यूजन दूर करूंगी, बिल्कुल दूर करूंगी, ध्यान रखना। ये जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं, स्पेशली ग्रीन कलर के प्लांट्स, अगर मैं बोलूं कि मोटे मोटे, यानी कि अगर हम बोलते हैं बिल्कुल टॉप लेवल पे, तो हमें चाहिए होते हैं प्लांट्स को, मतलब हमें नहीं, प्लांट्स को चाहिए होते हैं 13 तरह के एलिमेंट्स, यानी कि 13 तरह के तत्व। कितने? 13 तरह के, ठीक है। अब 13 आप लोगों ने बुक्स में नहीं पढ़ा होगा, ध्यान रखना। जो मेन चाहिए वो चाहिए 13, लेकिन अगर हम इन मेन के अलावा भी छोटे छोटे देखें कि भाई कभी बोरोन चाहिए हमें, कभी कुछ कुछ और चाहिए, तो सब मिला के, छोटे और बड़े मिला के चाहिए होते हैं हमें टोटल 20। कितने? 20। तो आप लोगों ने मार्क करना ऑप्शन नंबर डी को। तो जिन लोगों ने क्लासेस में या अपनी बुक्स में 16-17 पढ़ा, 16-17 नहीं मार्क करना, 20 याद रखो, ठीक है। ये बिल्कुल एक्यूरेट है, चाहे तो आप इसको जाके चेक भी कर सकते हो कि जो मेन चाहिए होते हैं वो चाहिए होते हैं 13, बट मेन के अलावा भी कुछ छोटे मोटे ऐसे कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं प्लांट्स के लिए, तो उनको भी मिला के बन जाते हैं, कुल मिला के आपके पास 20, ठीक है। 20 याद रखो और 13 याद रखो, याद रहेगा अच्छे से। चलिए, तो अभी आप लोग खुद को मार्क कर लें कि किस किस का गलत हो गया और किसका सही हो गया। बहुत ही कम लोगों का इस बार आंसर सही था यहाँ पर, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। सो गाइस, यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे एंड क्वेश्चन पूछता है हाइड्रोफाइट्स आर कॉल्ड। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? ऑप्शंस आर, वाटर प्लांट्स को कहते हैं, सॉइल लेस प्लांट्स को कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाले प्लांट्स को कहते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव, या नन ऑफ दीज, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, जिन लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा उनको हिंट में दे रही हूं, पहले हिंट दे रही हूं। हिंट क्या है कि इसके नाम में, हाइड्रोफाइट में इसका आंसर छुपा हुआ है। अगर आप लोग थोड़ा सा समझ के ढूंढ सकते हो तो जल्दी से मुझे पता करके बताओ अपने कमेंट बॉक्स में। सो आप लोगों ने आंसर्स तो स्टार्ट कर दिए मुझे करने। देखो, बेसिकली अगर आप लोगों ने प्लांट्स देखोगे तो कैसे देखे होंगे, या तो मिट्टी में उगने वाले, या फिर कुछ ऐसे जिनको मिट्टी और पानी दोनों चाहिए, या आपने ऐसे भी देखे हैं प्लांट जिनको सिर्फ पानी चाहिए होता, मिट्टी नहीं चाहिए होता। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट, देखा है ना। आप में से भी बहुत लोगों ने अपने घरों में मनी प्लांट लगा के रखा होगा, घर के अंदर, रूम के अंदर। तो क्या आप लोगों ने हर जगह उसको मिट्टी के अंदर लगा के रखा है? बिल्कुल नहीं। उसको आप लोग पानी के अंदर भी लगा सकते हो, वो तब भी ग्रो करेगा। तो वो प्लांट कैसा है? वो प्लांट ऐसा है जिसको हम हाइड्रोफाइट के नाम से जान सकते हैं। यानी कि ऐसे प्लांट जो कि आपके कैसे कहलाते हैं? वाटर प्लांट कहलाते हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि वो आपके पास बिना मिट्टी के प्लांट हो सकते हैं, ठीक। तो फिलहाल आप लोगों ने यहाँ पर मार्क करना है सॉइललेस प्लांट को। क्या मार्क करना है? सॉइललेस प्लांट को, ठीक है, बिना मिट्टी वाले प्लांट। चलिए, ऑप्शन नंबर बी को मार्क कर लें। ओके गाइस, देन मार्क करें, ठीक है, और मार्क करके खुद को आंसर दे दें, ठीक है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, एंड क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि एपिफाइट्स आर दोज प्लांट्स विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट्स। एपिफाइट वे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। किस चीज के लिए निर्भर करते हैं? ऑप्शंस आर, फूड के लिए, शेडो के लिए, वाटर के लिए, और फॉर मैकेनिकल रिसोर्सेज के लिए, रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। आप ट्राई करिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में से व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जल्दी ट्राई कीजिए, ठीक है, टाइम आपका खत्म होने वाला, फिर जल्दी से। हाँ जी, ट्राई करिए। गोपाल जी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कुछ लोग कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी सही होगा। खाने के लिए, अच्छा देखो टाइम तो वैसे खत्म हो चुका है भाई आप लोगों का, ऑलमोस्ट आप लोगों ने बहुत टाइम ले लिया। ध्यान रखना, यहाँ पर आप लोगों ने मार्क करना ऑप्शन नंबर डी को, मैकेनिकल रिसोर्सेज के लिए। मैकेनिकल रिसोर्सेज का मतलब है यांत्रिक अवलंबन, यानी कि सपोर्ट के लिए। क्या चीज? सपोर्ट के लिए। ध्यान रखो, एपिफाइट उस तरह के पौधे होते हैं जैसे कि आपका, अगर मैं बात करती हूँ बेल, आप लोगों ने देखा ना जनरल भाषा में, आप लोगों ने जितनी भी बेल देखी हैं घर में, बाहर पार्क में लगी हुई, गार्डन में लगी हुई, सारी की सारी बेल जो कि किसी और
किसी और पेड़ पौधे के ऊपर चढ़ती हैं, ठीक है, यानी कि उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए। क्या कहलाती हैं आपकी? एपिफाइट कहलाती हैं। तो बेसिकली एपिफाइट वो प्लांट होते हैं जो दूसरे पौधों पर डिपेंड करते हैं, लेकिन सिर्फ सपोर्ट के लिए, सिर्फ किस चीज के लिए? सहयोग के लिए, ठीक है। आप उनको आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक रास्ता प्रोवाइड करते हो, अदरवाइज खाना वो खुद से बनाते हैं, ठीक है, पानी वो बाहर से ले लेते हैं एटमॉस्फेयर से। तो यहाँ पर आप लोगों ने मार्क करना ऑप्शन नंबर डी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को मार्क करें सपोर्ट के लिए। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो गाइज मुझे पता है कि कुछ टाइम से आपका पीडीएफ का काफी इशू चल रहा था, बट आज से आपका पीडीएफ का कोई इशू नहीं चलेगा। आज से आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी आपके अपने ही ग्रुप पे, ठीक है। और ग्रुप आपको याद है साइंस विद नेहा का ग्रुप है, जहां पर जाके आप अपनी पीडीएफ को ले सकते हो। आज के सारे सेशन की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगी क्लास के साथ साथ, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। चलो फिलहाल आप लोगों ने इसको मार्क कर लिया, खुद को अच्छे से मार्क करके आंसर दे दिया, चलो नंबर दे दिया, ठीक है। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि चूज द मैक्रो न्यूट्रिशंस रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्न में से कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो कि पेड़ पौधों के लिए काफी आवश्यक हैं? ऑप्शंस आर, ठीक है, ऑप्शन से पहले क्या देखना है, जो कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं वो कौन कौन से लिखे हैं? फास्फोरस लिखा है, आयरन लिखा है, कार्बन लिखा है या नाइट्रोजन लिखा है? अब इन चार में से आप लोगों ने यहाँ पर टैकल करना है कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी में से कौन सा ठीक हो सकता है। पहला और दूसरा ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा ठीक है, पहला तीसरा और लास्ट का ठीक है, या फिर ये सारे के सारे ही ठीक है? ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। हाँ जल्दी करेंगे, बिल्कुल जल्दी करेंगे। आप फटाफट से पहले एक बार मुझे बता दें कि कौन सा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। ऑल सारे, चलो देखते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोगों ने जो मार्क करना है इस चीज के लिए सही आंसर ध्यान रखना। आप लोगों ने जाना ऑप्शन नंबर सी के साथ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि पौधों के लिए फास्फोरस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कार्बन इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो आयरन होता है, लोहा, पौधों को लोहा नहीं चाहिए होता अपने ग्रोथ के लिए, बाकी उसको फास्फोरस भी चाहिए, कार्बन भी चाहिए और नाइट्रोजन भी चाहिए, ठीक है, याद रहेगा अच्छे से। ओके देन बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा गया है कि पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सी चीज जो है वो आवश्यक नहीं है। व्हाट इज नॉट नेसेसरी टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट्स? ऑप्शंस आर सोडियम है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है या फास्फोरस है। सो गाइस इसका आप लोगों ने आंसर बहुत ध्यान से करना, थोड़ा सोच समझ के करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और प्लांट पे बेस्ड जब क्वेश्चंस बनते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आपके ज्यादा पुटअप होते हैं पेपर में, ठीक है, ट्राई करिए। चलिए भाई फटाफट से आंसर करिए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ध्यान रखिए, देखो आप लोग हो गए ना कंफ्यूज इस क्वेश्चन को लेके, आप लोग कुछ अलग अलग आंसर्स कर रहे हैं। अच्छा वन मोर थिंग गाइज, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, अगर आपके स्कोर अच्छा हो रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक करके बता दें, मुझे फीडबैक भी तो दें ताकि मुझे पता चल पाए कि सेशन आपका किस तरह से और बेटर कराना है मुझे, है ना। तो एक बार थम्स अप करके बताएं मुझे साथ साथ में। देखिए इसके सही आंसर के बारे में आपको बता देती हूँ। अगर मैं पौधों के बारे में बात करती हूँ तो पौधों को ग्रोथ के लिए फास्फोरस भी चाहिए होता है, नाइट्रोजन भी चाहिए होता है और कैल्शियम भी चाहिए होता है, बट सोडियम जो है ना, जिसको हम कह सकते हैं नमक या सॉल्ट, ये नहीं चाहिए होता, क्योंकि सोडियम से हमेशा पेड़ पौधे खराब ही होते हैं, फसल खराब होती, कभी अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो सोडियम आप लोगों ने मार्क करना है, जो कि पौधों की लंबाई के लिए या पौधों की वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मार्क करें ऑप्शन नंबर ए को और स्कोर कर लें खुद को पॉजिटिव में या जीरो के साथ में। सो गाइस मार्क कर लिया ना आप लोगों ने, ओके गुड। देखिए आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, सोडियम के बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और बात करेंगे कि क्या पूछता है आपसे। पूछा गया द पॉन्ड कैन बी कॉल्ड एज, तालाब को हम क्या कह सकते हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कह सकते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम कह सकते हैं, बायोम कह सकते हैं, या फिर अ कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ट्राई कीजिए, ट्राई करिए, बिल्कुल ट्राई करिए। देखिए ध्यान रखिएगा, जो
जैसे हम लोगों ने बात करी पॉन्ड के बारे में, पॉन्ड के आसपास अगर हम बात करते हैं तालाब के बारे में, यानी कि पॉन्ड हो गया आपका, ठीक है, लेक हो गया, झील हो गई, रिवर्स हो गई, ये सब आपके कैसे कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं आपके पास आर्टिफिशियल ना कहलाकर नेचुरल इकोसिस्टम, क्योंकि ये सब चीजें कैसी हैं? प्राकृतिक है भाई, नेचर के द्वारा बनाई गई हैं। आपने नहीं बनाई, मैंने नहीं बनाई, पहले से बनी हुई थी। तो यहाँ पर आप लोगों ने मार्क करना ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि नेचुरल इकोसिस्टम। तो प्लीज इसको मार्क करें और खुद को आंसर दे दें। एंड एक चीज और ध्यान रखना, अगर कभी भी वो आपसे यहाँ पर पूछता है तालाब के अलावा कुछ और, जैसे कि फील्ड या फिर खेती, फसल, इसके बारे में कि वो कौन सा इकोसिस्टम है, तो जो खेती है, फसलें हैं, क्रॉप्स है, एग्रीकल्चर है, ये हमारे द्वारा काम किया गया है, ठीक है। तो जब ह्यूमन के द्वारा किया गया है, मैन मेड है, तो क्या कहलाएगा? कहलाएगा आपके पास आर्टिफिशियल। बात इतनी क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो चुका है तो प्लीज खुद को मार्क कर ले। ओके, बिल्कुल नेचुरल होगा, ठीक है। आगे देखिए फिर आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। सो पूछा गया है द फंक्शन ऑफ फाइलम इन प्लांट्स इज, जो प्लांट में फाइलम मिलता है उस फाइलम का काम क्या होता है? मिनरल मूवमेंट का काम होता है, वाटर के कन्वेक्शन का काम होता है, फूड के सर्कुलेशन का काम होता है, या फिर स्टेम को सपोर्ट देने का काम करता है। ध्यान रखना, फाइलम और जाइलम में कंफ्यूज नहीं होना है। जब क्वेश्चन फाइलम के बारे में पूछा जाएगा तो आपको कुछ और ही याद रखना है, ठीक है। बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी में से। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। चलिए देखो, याद रखना, यहां पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि फाइलम जो है ना, फाइलम एक्चुअली क्या करता है? फाइलम पानी के साथ काम करता है। क्या करेगा? पानी के साथ। तो जितना भी मॉइस्चर चाहिए हमारे पौधे को, प्लांट को, चाहे मिट्टी से लेगा या एटमॉस्फेयर से लेगा, वो पानी का वो सर्कुलेट करने का काम करेगा, रूट से लेके ऊपर तक, ठीक है, पूरे पेड़ पौधे में। तो आप लोगों ने मार्क करना है ऑप्शन नंबर बी को, जल का संवहन यानी कि वाटर कन्वेक्शन। ये सही आंसर है, इसको मार्क करें और खुद को स्कोर कर लें। और इसी बीच बर्थडे है पूजा जी का, तो मैम आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होपफुली आपका जो टेस्ट है वो भी अच्छा जा रहा होगा आज का, है ना, आप अच्छा स्कोर करोगे अपने बर्थडे के साथ साथ। पानी H2O बिल्कुल याद रखना, ठीक है। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। देखिए पूछा गया है द सेंट्रल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज नॉन एज CDRI इज लोकेटेड एट, कहां पर इसका लोकेशन है? नागपुर में है, हैदराबाद में है, लखनऊ है या मैसूर है, ठीक है। तो ट्राई करके बताइए कि कहां पर आपको याद है कि CDRI का हेड ऑफिस कहां पर है, कहां पर ये सिचुएटेड है। फाइलम के लिए खाना बिल्कुल नहीं होगा, फाइलम सिर्फ काम करता है आपके पानी के ऊपर, ठीक है, पानी सप्लाई पर। तो फिलहाल आप लोगों ने मुझे जो आंसर करना है, इस करंट आंसर को करना है टैकल, ठीक है। देखो आपको जो कंफ्यूजन है फाइलम और जाइलम को लेके, किसी दिन सेशन लेके इसको क्लियर कर दूंगी कि किस में काम आपका करता है सिर्फ खाना और किस में काम करता है खाना और पानी दोनों, ठीक है। ओके वेल, यहाँ पर आप लोगों ने मार्क करना ऑप्शन नंबर सी को, तो ऑप्शन नंबर सी को मार्क करो और खुद को स्कोर कर लें लखनऊ के साथ में, ठीक है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। सो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच लाइफ प्रोसेस चेंजेस इन केमिकल एनर्जी, कौन सा जीवन की ऐसी प्रक्रिया है, कौन सा प्रोसेस है जो कि रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। ऑप्शंस आर न्यूट्रिशन है, मूवमेंट है, एमिशन है या रेस्पिरेशन है। सब चीजें आपके पास हिंदी में भी गिवन है, तो हिंदी वाले कैंडिडेट्स अपनी हिंदी के हिसाब से चीजों को पढ़ के मुझे आंसर कर दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। ओके ऑप्शन नंबर बता रहे हैं मुकेश जी की ऑप्शन नंबर सी होगा, एमिशन होगा। उत्सर्जन, एमिशन में कौन सा केमिकल चेंजेस होता है भाई, एमिशन में नहीं होगा। न्यूट्रिशन होगा, अच्छा देखते हैं। देखिए ध्यान रखना, यहाँ पर आप लोगों ने जाना ऑप्शन नंबर ए के साथ,
न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। देखो पोषण में आपकी सारे प्रोसेस आएंगे, जैसे कि आपका मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इसमें जो भी आपके प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो सब आने वाले न्यूट्रिशन में। तो हम जब भी खाना खाते हैं, खाने का क्या होता है भाई, खाने का होता है पाचन, मेटाबॉलिज्म के द्वारा क्या होता है उसका डाइजेशन होता है, तो उसके द्वारा क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं, तो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं खाने के ऊपर, तो आपका आंसर जाएगा न्यूट्रिशन, पोषण, ठीक है। इसको मार्क करें ऑप्शन नंबर ए के साथ और खुद को स्कोर कर लें। फाइलम जाइलम को प्लीज थोड़ा सा पीछे छोड़ दें, प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेंगे, इशू क्रिएट नहीं करना यहाँ पे। जो करंट आंसर है ना, जो करंट क्वेश्चन है उस पर ध्यान देना है। देखो पिछला जो क्वेश्चन है, अगर कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम है ना, उसको अलग से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, बीच में नहीं लाना है उसको। मेटाबॉलिज्म देखो यहाँ पर है नहीं ना, इसलिए आप लोगों ने जाना है न्यूट्रिशन के साथ में। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया है, दीज आर मेनली टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स टिश्यूज डैश एंड डैश। कौन कौन से हमारे प्लांट के मुख्य दो उत्तक होते हैं? ऑप्शंस देखिए आपकी स्क्रीन पर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू ये होते हैं, या फिर मेरिस्टेमेटिक के साथ परमानेंट होने वाला है, या फिर आपके पास ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। हिंदी में भी गिवन है, ठीक है, पढ़ के ट्राई कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। रेस्पिरेशन में केमिकल चेंजेस होते हैं? नहीं, ध्यान रखिएगा, केमिकल रेस्पिरेशन में पांडे जी केमिकल चेंजेस किसी और चीज में कन्वर्ट होते हैं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, उसमें उल्टा हिसाब है, ठीक है। रेस्पिरेशन जो है उसमें हमारी केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जबकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी चीज है जो कि केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो क्वेश्चन अलग है। थोड़ा क्वेश्चन को समझो तब आपको पता चलेगा कि न्यूट्रिशन आंसर क्यों था, है ना। फिलहाल इसके बारे में बात करेंगे, इस करंट क्वेश्चन के बारे में, तो आप लोगों ने जाना ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि विभिज उत्तक, उत्तक और हमारा परमानेंट जिसको बोलते हैं स्थायी उत्तक, ठीक है। ये दो उत्तक है जो मिलते हैं प्लांट्स के अंदर, वनस्पतियों के अंदर। मार्क कर लिया ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलो गोपाल जी का आंसर बिल्कुल सही है। ओके देन बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर और पूछा गया है कि विच इज ऑक्सीडाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। अगर हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की, तो उसमें किसका ऑक्सीकरण होता है? ऑप्शन आर सनलाइट का होता है, CO2 का होता है, पानी का होता है, या क्लोरोफिल का होता है। सोचिए और सोच कर ट्राई करिए कि आपका आंसर क्या होगा यहां पर। ऑप्शन नंबर बी के साथ, हाँ ऑप्शन नंबर बी के साथ ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करती हूँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की, प्रकाश संश्लेषण की, तो अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीकरण की, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को खो देना, ठीक है, उसका एक तरह से कमी हो जाना इलेक्ट्रॉन्स की, तो आप लोगों ने जाना है यहाँ पर पानी के साथ, क्योंकि पानी है जिसका होता है ऑक्सीडेशन और CO2 होता है जिसका होता है रिडक्शन यानी कि अपचयन, ठीक है। दोनों चीजें सेपरेट है, सेपरेट उनको याद रखना है, ठीक है। याद रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पानी। ओके देन आप लोगों ने खुद को मार्क कर लेना है +1 या 0 के साथ में। चलिए बहुत अच्छा, अगला देखिए आपका क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, और ये पूछता है कि लाइट एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस चीज में कन्वर्ट होती है? ऑप्शन आर फिजिकल एनर्जी में, जिसको हम बोलते हैं भौतिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी में, हीट एनर्जी में, या रेडिएशन एनर्जी में। सोचकर बताइए फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है। बहुत सिंपल है फोटोसिंथेसिस, ज्यादा टफ नहीं है। ध्यान रखिएगा फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, हम लोग सनलाइट का यूज करेंगे, हम लोग नहीं मतलब प्लांट्स यूज करेंगे, ठीक है। तो सनलाइट आपकी किस फॉर्म में? हीट एनर्जी की फॉर्म में, और जब वो खाना बना लेंगे तो क्या कन्वर्ट होगा? हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी आपकी केमिकल एनर्जी में, यानी कि रासायनिक ऊर्जा में। देन यू गाइस विल गो विद द ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी को मार्क कर लें और खुद को स्कोर कर लें अच्छे से। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट। निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो कि सूक्ष्म पोषक कहलाता है हमारे पौधों के लिए? ऑप्शंस आर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या बोरोन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रेलवे के पेपर के लिए। चलिए डू हरी, जल्दी से आप लोग मुझे बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखो ध्यान रखो, गोपाल जी ने सही बताया है। ऑप्शन नंबर आप लोगों ने जाना है डी के साथ,
क्योंकि कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये है मेजर, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए पौधों को, लेकिन बोरोन है जो बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, लेकिन कम काफी मात्रा में, ठीक है। तो बिल्कुल माइनर से फॉर्म में चाहिए होता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन। निम्न में से ऐसी कौन सी चीज है जो कि नॉर्मली अंकुरण के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑप्शंस आर, पानी है, प्रकाश है, या हवा है, या फिर ताप है। ट्राई करके देखिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी में से व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए, ध्यान रखना आप लोगों ने यहां पर जाना है ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि प्रकाश के साथ। जर्मिनेशन के लिए प्रकाश के अलावा आपको पानी, हवा और तापमान तीनों की चाहिए होती है रिक्वायरमेंट, ठीक है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। ओके, तो आप लोगों ने मार्क किया प्रकाश, अच्छा कुछ लोगों ने बताया है यहाँ पर तापमान। ध्यान रखिएगा प्रकाश ही आपका सही आंसर है। अभी आप लोगों ने क्या करना, आपके जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं यहाँ पर आज के सेशन में, फटाफट से आप लोगों ने सभी को स्कोर करके मुझे बताना है कि आपके आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आंसर्स सही हुए आज के। चलिए जल्दी बताइए, फिर पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। तो हम बात करेंगे फिर बाद में आपके नेक्स्ट सेशन के बारे में, है ना। जल्दी बताइए। चलिए प्रकाश, बिल्कुल। चलिए अभी आप लोग फटाफट से अपना स्कोर बता दीजिए मुझे कैलकुलेट करके। प्रकाश बिल्कुल। चलिए लाइट होगा। चलिए पांडे जी के 25 आंसर ठीक हो चुके हैं। ओके, गुलाब जी के 2 ही, अच्छा सॉरी 3 आंसर गलत हुए, यानी कि 27 स्कोर हो रहा है सर का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपका 15 से तो ऊपर आपका स्कोर हुआ ही होगा ना आज का, है ना, बहुत सारे लोगों का। चलो बहुत अच्छे। सो देखो ध्यान रखना, आज आपको थोड़ा सा पता चला होगा कि आप कितने पानी में हो, आपका कितनी तैयारी चल रही है। सो गाइज आज का जो टेस्ट है ना, आप लोगों ने इसको फिर से रिकॉल कर लेना एक बार। ये मत सोचना कि टेस्ट हो गया बात खत्म हो गई, सभी क्वेश्चंस को वापस से रिकॉल करना। और अगर पीडीएफ की बात है तो यू गाइज नो कि आपका टेलीग्राम ग्रुप है, वहां जाके आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसको आप लोगों ने रिवाइज कर लेना है, ठीक है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर टुडे, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टेस्ट के साथ में। और ज्यादा आप लोगों ने तैयारी करके आनी है और बेहतर तैयारी करके आनी है, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ अच्छे आपके लिए आने वाले हैं। सो गाइज मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।